हेलो हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ पूजा एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। होप सो आप सभी लोग अच्छे होंगे और आपका पेपर भी बहुत अच्छा हुआ होगा। इस वीडियो में हम सीटेट पेपर 2 के चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजिस पोर्शन का सॉल्यूशन देखेंगे। इससे पहले की वीडियो में हम चाइल्ड डेवलपमेंट पोर्शन यानी पेपर 1 के चाइल्ड डेवलपमेंट पोर्शन के सॉल्यूशन को डिस्कस कर चुके हैं। अगर आपने अभी तक वो वीडियो ना देखा हो तो उसे आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स से उसकी लिंक प्राप्त कर उसे आप देख सकते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं इस पेपर के सॉल्यूशन की। तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन से शुरुआत करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन था कि बच्चों का विद्यालय में असफल होना यानी बच्चों का विद्यालय में असफल होना किस बात को प्रदर्शित करता है। तो इसका सही आंसर था ऑप्शन नंबर 3। ये निर्दिष्ट करता है कि विद्यालय इन बच्चों की आवश्यकताओं और रुचियों की पूर्ति करने में असमर्थ है। यानी विद्यालय बच्चों की आवश्यकताओं और रुचियों को पूर्ण नहीं कर पा रहा है, इसलिए बच्चे असफल हो रहे हैं। यानी चिल्ड्रेंस फेलियर इन स्कूल indicate that school had not been able to cater to the needs and interest of these children। यानी जो बच्चों की रुचि है या आवश्यकता है उनकी पूर्ति करने में विद्यालय असमर्थ है। नेक्स्ट क्वेश्चन था कि समूह में एक दूसरे को पढ़ाने और सहायता करने से क्या होता है। तो इसका सही आंसर था ऑप्शन नंबर 2। बच्चे स्वयं की चिंतन प्रक्रिया पर आक्षेप कर सकते हैं और संज्ञानात्मक क्रियाकलाप के उच्च स्तर पर पहुंच सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन था कि एक डैश कक्षा में अध्यापिका अपनी शिक्षा शास्त्र एवं आकलन की विधियों को विद्यार्थियों की व्यक्तिगत ज़रूरतों के अनुसार परिवर्तित करती हैं। तो ये कक्षा कैसी होगी, व्यवहारवादी होगी या फिर टीचर सेंट्रिक होगी या प्रोग्रेसिव होगी या फिर पाठ्य पुस्तक केंद्रित होगी। तो इसका सही आंसर जो था वो ऑप्शन नंबर 3 था, प्रगतिशील होगी। यानी ये एक ऐसी कक्षा जिसमें शिक्षिका अपनी शिक्षण विधियों में बच्चों के अनुसार परिवर्तित कर रही हैं, तो वो जो क्लास होगी वो प्रगतिशील होगी यानी प्रोग्रेसिव क्लास होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन था कि निम्नलिखित में से किस मनोवैज्ञानिक ने प्रस्तावित किया कि बच्चों का चिंतन गुणात्मक रूप से वयस्कों की अपेक्षा अलग होता है। यानी क्वालिटी में जो चिल्ड्रेंस थिंकिंग होती है वो क्वालिटी में एडल्ट की थिंकिंग से डिफरेंट होती है। तो ये सिद्धांत जो है जीन पियाजे ने प्रस्तावित किया था। यानी इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2, जीन पियाजे। नेक्स्ट क्वेश्चन था कि विकास में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 2 था, विकास यानी बच्चों के विकास में बहुत सी सांस्कृतिक विविधताएं होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन था निम्नलिखित में से मध्य बाल्यावस्था की अवधि का मुख्य चिन्ह कौन सा है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर था ऑप्शन नंबर 3, तर्क संगत विचारों का विकास जो कि प्राकृतिक रूप से मूर्त है। नेक्स्ट क्वेश्चन सोशलाइजेशन से रिलेटेड था, बच्चों के समाजीकरण में विद्यालय की कौन सी भूमिका है। तो विद्यालय की जो भूमिका है वो सेकेंडरी है। इसका सही आंसर था ऑप्शन नंबर 1, विद्यालय समाजीकरण का सेकेंडरी एजेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन था लॉरेंस कोहलबर्ग की नैतिक सिद्धांत के अनुसार व्यक्ति किस अवस्था में है जब वह विश्वास करता है कि वर्तमान सामाजिक प्रणाली को सक्रियतापूर्वक बनाए रखने में धनात्मक मानवीय संबंध और सामाजिक वर्ग सुरक्षित रहता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर 3, सामाजिक क्रम व्यवस्था अभिविन्यास यानी द सोशल ऑर्डर मेंटेनिंग ओरिएंटेशन स्टेज में बच्चा है, इसलिए वो इस पर विश्वास करता है कि जो वर्तमान सामाजिक प्रणाली है उसे जो है उसी रूप में सक्रियतापूर्वक बनाई रखना चाहिए, उसे सुरक्षित रखना चाहिए। तो वो सामाजिक व्यवस्था क्रम अभिविन्यास स्तर पर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बाल्यावस्था की अवधि में विकास कैसा होता है। यानी विकास अनियमित होता है, असंबद्ध होता है, धीमी गति से होता है, उसे मापा नहीं जा सकता, बहुस्तरीय या मिश्रित होता है या फिर परिमाणात्मक होता है केवल। तो इसका सही आंसर था ऑप्शन नंबर 3, बहुस्तरीय और मिश्रित होता है यानी मल्टी लेयर्ड होता है जो डेवलपमेंट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन था जेडपीडी से रिलेटेड,
निकटस्थ विकास का जो क्षेत्र है वो क्या है? तो इसका सही आंसर था ऑप्शन नंबर सेकंड, बच्चों के वर्तमान स्तर पर स्वतंत्र प्रदर्शन और बच्चों यानी वयस्क व अधिक कौशल वाले समकक्षों की सहायता से बच्चे द्वारा उपार्जित किए जाने वाले प्रदर्शन के मध्य का क्षेत्र। यानी जेडपीडी क्या होता है? ये जेडपीडी वह क्षेत्र है जो जिसमें बच्चा अपने आप तो प्रगति नहीं कर सकता, लेकिन यदि उसे अपने से अधिक जानने वाले यानी मोर नॉलेजेबल अदर्स की यदि उसे सहायता मिल जाए तो वह उस स्तर तक पहुंच सकता है। यानी जेडपीडी बच्चों के स्वयं द्वारा किए जाने वाले कार्य और किसी अन्य की सहायता से किए जाने वाले कार्य के बीच का जो एरिया होता है वो जेडपीडी होता है, जहाँ तक बालक संभावित रूप से विकास कर सकता है यदि उसे स्कैफोल्डिंग मिल जाए या किसी अन्य व्यक्ति की जो उससे अधिक जानता हो उसकी सहायता मिल जाए तो इसका सही आंसर था ऑप्शन नंबर सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन था, जीन पियाजे के अनुसार बच्चे अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था में, ये जो फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज होती है उसमें बच्चे कैसे सोचते हैं, उसकी जो विशेषता थी वो बतानी थी। तो इसका सही आंसर था ऑप्शन नंबर सेकंड, परिकल्पित निगमनात्मक तर्क आ जाता है और प्रतिज्ञाप्ति चिंतन करने में समर्थ होता है, यानी हाइपोथेटिको डिडक्टिव रीजनिंग आ जाती है और प्रिपोजिशनल थॉट्स इसमें डेवलप हो जाते हैं इस स्टेज में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हावर्ड गार्डनर के बहुबुद्धि सिद्धांत से संबंधित था। इसमें आपको बुद्धि का प्रकार दिया गया था और उसकी जो विशेषता यानी वो बुद्धि किन व्यक्तियों में पाई जाती है उसका एग्जाम्पल दिया गया था, जो सही मैच था उसे आपको इसमें वो ऑप्शन सिलेक्ट करना था जो कि सही रूप से मैच था। तो इसका सही आंसर था ऑप्शन नंबर फर्स्ट, यानी शारीरिक गतिक बुद्धि जो होती है वो खिलाड़ियों में पाई जाती है, यानी बॉडली काइनेस्थेटिक इंटेलिजेंस एथलीट में होती है। बाकी अन्य जो ऑप्शन थे वो गलत थे। स्थानिक बुद्धि मनोवैज्ञानिक में नहीं बल्कि स्थापत्य कार्य यानी जो स्पेस से रिलेटेड जो कार्य करते हैं जैसे मूर्तिकार हैं उन लोगों में पाई जाती है। और अंतरावैयक्तिक जो विशेषता होती है वो विक्रेता में नहीं होती और भाषिक बुद्धि मूर्तिकार में नहीं होती। भाषिक बुद्धि जो है वो कवि, लेखक या भाषा उसकी के अनुसार स्कीमा के परिपक्वन में बच्चों में संज्ञानात्मक विकास अग्रसर होता है। बच्चों के संज्ञानात्मक विकास में भाषा की महत्वपूर्ण भूमिका होती है, या फिर बच्चे भाषा अधिगम यंत्र द्वारा भाषा सीखते हैं, या बच्चों का संज्ञानात्मक विकास चरणों में होता है। तो लेवागोस्की के अनुसार जो सही कथन था वो ऑप्शन नंबर सेकंड था कि बच्चों के संज्ञानात्मक विकास में भाषा एक महत्वपूर्ण भूमिका होती है, भाषा की भूमिका एक महत्वपूर्ण रूप से होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन था कि एक प्रगतिशील कक्षा में शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के दौरान अधिगमकर्ता का मूल्यांकन बेहद महत्वपूर्ण है क्योंकि यह बच्चों की समझ की जानकारी देता है और अध्यापिका को अपने शिक्षा शास्त्र पर विचार करने में सहायक होता है। तो इसका जो सही आंसर था ऑप्शन नंबर फर्स्ट ही था कि अधिगमकर्ता का जो मूल्यांकन है वो महत्वपूर्ण है क्योंकि इसके माध्यम से अध्यापिका फीडबैक प्राप्त करती है और अपने शिक्षण विधियों में सुधार करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15 कि किस मनोवैज्ञानिक के अनुसार बच्चों के संज्ञानात्मक विकास में सांस्कृतिक उपकरण एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। तो इसका सही आंसर था ऑप्शन नंबर सेकंड, लेव वाइगोस्की। क्वेश्चन नंबर 16 है, बच्चों में सभी लिंगों में जेंडर रूढ़िवादिता कम करने और विकास के विस्तार की संभावनाओं को बढ़ाने के लिए प्रभावशाली पद्धति कौन सी है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर फर्स्ट कि क्रियाकलाप के लिए मिश्रित लिंग समूह बनाना और विचार विमर्श को प्रोत्साहित करना। क्वेश्चन नंबर 17 है, अध्यापकों को कक्षा में बहुभाषीयता को क्या समझना चाहिए। तो अध्यापक द्वारा जो कक्षा में बहुभाषिकता यानी मल्टीलिंगुअलिज्म है उसे एक असेट या फिर रिसोर्स समझना चाहिए, एक गुण या फिर साधन समझना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 18 था, बाल केंद्रित कक्षा वह है जिसमें अध्यापक लचीला है और प्रत्येक बच्चे की व्यक्तिगत आवश्यकताओं को पूरा करता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर भी ऑप्शन नंबर फर्स्ट ही था, यानी जो बाल केंद्रित शिक्षा होती है चाइल्ड सेंटर्ड
क्लासरूम जो होता है उसमें टीचर जो है वो फ्लेक्सिबल होता है और वो हर एक बच्चे की नीड को कैटर करने की कोशिश करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पठन वैकल्य से रिलेटेड, यानी डिसलेक्सिया से संबंधित था। पठन वैफल्य बच्चों की पहचान किस प्रकार की जा सकती है, यानी जो डिसलेक्सिया से पीड़ित बच्चे हैं उनकी पहचान कैसे की जा सकती है। उनकी जटिल एवं उच्च स्तरीय समस्याओं को हल करने की क्षमता का आकलन करके, या फिर उनके सामाजिक एवं सांस्कृतिक संदर्भ को जानकर, या फिर उन्हें पूर्ण स्वास्थ्य परीक्षण कराकर, या फोर्थ ऑप्शन था कि पढ़ने और लिखने की कौशलता का विश्लेषण करके। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर फोर्थ था कि उनके पढ़ने और लिखने की जो कुशलता है उसका विश्लेषण करके ये पता लगाया जा सकता है कि बच्चे को डिसलेक्सिया की समस्या है या नहीं, क्योंकि डिसलेक्सिया जो है वो मूलतः पढ़ने से संबंधित विकार है, और यदि बच्चा गलत पढ़ेगा तो वो फिर उसके लिखने में भी प्रॉब्लम आएगी, क्योंकि जब वो गलत पढ़ेगा तो वो लिखेगा भी गलत। इसलिए इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर फोर्थ, यानी बच्चे की पढ़ने और लिखने की कुशलता का विश्लेषण करने के बाद हम ये पता लगा सकते हैं कि बच्चे को डिसलेक्सिया की प्रॉब्लम है या नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन था आंशिक दृष्टि वाले विद्यार्थियों के लिए निम्नलिखित में से कौन सा अधिगम सामग्री उपयुक्त नहीं होगी। तो इसका सही आंसर था ऑप्शन नंबर 1 छोटी मुद्रा वाली कार्यशीट, यानी जो छोटी मुद्रा वाली कार्यशीट होगी, स्मॉल प्रिंटेड वर्कशीट जो है वो आंशिक रूप से, यानी जो पार्शियली साइटेड बच्चा है उसके लिए वो ये मटेरियल उपयुक्त नहीं होगा, क्योंकि छोटे रूप में मुद्रित होने से बच्चा ठीक से देख नहीं पाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन था समावेशी शिक्षा के पीछे अंतर्निहित विचार क्या है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर फर्स्ट ही था कि ये दार्शनिकता है। समावेशी शिक्षा के पीछे यह दार्शनिकता है कि सभी बच्चों को नियमित विद्यालय में समान शिक्षा पाने का अधिकार है। क्वेश्चन नंबर 22 था प्रतिभाशाली और सृजनात्मक बच्चों की आवश्यकताओं को किस प्रकार संबोधित किया सकता है। तो इसका सही आंसर था ऑप्शन नंबर सेकेंड चुनौतीपूर्ण कार्य और निरस्ता दूर करने के लिए क्रियाकलाप देकर। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रतिकूल परिस्थितियों और वंचित पृष्ठभूमि वाले अधिगमकर्ताओं को करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी पद्धति प्रभावशाली नहीं है। तो इसका सही आंसर था ऑप्शन नंबर थर्ड अधिगमकर्ताओं को विद्यालय के बाहर पढ़ने के लिए कहना, जिससे कि अध्यापक को उन पर अधिक ध्यान न देना। ये ऑप्शन जो है वो इससे संबंधित नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन था बच्चों के अधिगम में शारीरिक स्वास्थ्य और सामूहिक अवस्था की क्या भूमिका होती है, यानी इनकी भूमिका नगण्य है, कोई प्रभाव नहीं पड़ता, या फिर महत्वपूर्ण भूमिका होती है, इनका कोई आपसी संबंध नहीं होता। तो इसका सही आंसर था ऑप्शन नंबर थर्ड एक महत्वपूर्ण भूमिका है, यानी फिजिकल और जो इमोशनल हेल्थ है चाइल्ड की उसका उसके लर्निंग पर बहुत ही महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन था कि कक्षा में अर्थपूर्ण अधिगम को प्रोत्साहित करने के लिए अध्यापिका को क्या करना चाहिए। विद्यार्थियों की सहायता करनी चाहिए कि वे अपने मनोभाव और प्रेरणाओं को व्यवस्थित कर सकें। तो ये ऑप्शन बिल्कुल ठीक है। नेक्स्ट है कि विद्यार्थियों को उनके प्रदर्शन के आधार पर वर्गीकृत और नामांकित करके उनकी योग्यता आधारित समूह बनाने चाहिए। तो ये ऑप्शन गलत है, क्योंकि हमें ऐसे नहीं करना है कि उनकी एबिलिटी के आधार पर उनके अलग अलग ग्रुप बना दिए जाएँ। थर्ड था कि विद्यार्थियों में संवाद और परिचर्चा को प्रोत्साहित किया जाना चाहिए, जिससे वे बहुपरिप्रेक्ष्य में सशक्त हो सके। तो ये ऑप्शन भी ठीक है। कक्षा में विविधता की उपेक्षा करनी चाहिए करके शिक्षण की मानक विधि को अपनाया जाना चाहिए। तो हमें कक्षा में विविधता की उपेक्षा कभी भी नहीं करनी, बल्कि विविधता को एक रिसोर्स के रूप में प्रयोग करके विभिन्न प्रकार की शिक्षण विधियों का प्रयोग करना है, जो बच्चे की जो इंडिविजुअल डिफरेंसेस हैं उनको कैटर कर सकें। तो इस प्रकार इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर सेकेंड है 1 और 3। नेक्स्ट क्वेश्चन था कि अधिगम में निम्नलिखित में से कौन सा उदाहरण विद्यार्थियों को अधिगम के लिए प्रेरित करने की प्रभावशाली पद्धति है। तो इसका सही आंसर था ऑप्शन नंबर सेकेंड पाठ उपलब्ध कराकर, विशेष कर जब विद्यार्थियों को कोई नया कौशल सीख रहे हैं, यानी जब विद्यार्थी कोई नया कौशल सीख रहे हों, नई स्किल सीख रहे हो, तो उन्हें इसके फोल्डिंग दी जाए, उन्हें टेम्परेरी हेल्प दी जाए, जिससे वो उस कौशल को अच्छे से सीख सकें। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बच्चों की चिंतन के विषय में कौन सा कथन सही नहीं है।
तो इसका जो सही आंसर था ऑप्शन नंबर 3 था कि बच्चे प्रत्ययों को स्वयं सोच नहीं सकते हैं और अध्यापक की मूल भूमिका उन्हें जानकारी उपलब्ध कराना है। तो ये ऑप्शन गलत है, क्योंकि बच्चे अपने थिंकिंग को जो है, जो थिंकिंग का जो कॉन्सेप्ट होता है उसे स्वयं डेवलप करते हैं, नहीं वो नॉलेज को कॉन्स्ट्रक्ट करते हैं, वो ज्ञान की संरचना करते हैं, ज्ञान को खुद सृजित करते हैं, करके सीखते हैं। इसलिए ऑप्शन गलत है कि वो खुद सोच नहीं सकते, ये ऑप्शन गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन था अधिगम एक डैश और डैश प्रक्रिया है, यानी अधिगम कैसी प्रक्रिया है। तो अधिगम एक जटिल और सक्रिय प्रक्रिया है, यानी कॉम्प्लेक्स और एक्टिव प्रोसेस है अधिगम। नेक्स्ट क्वेश्चन था कि अपनी कक्षा में अर्थपूर्ण अधिगम को सुसाध्य बनाने के लिए अध्यापिका को अपनी कक्षा में सामाजिक, सांस्कृतिक, धार्मिक, भाषाई विविधता को क्या करना चाहिए, नेग्लेक्ट करना चाहिए, या फिर उसे डिसमिस कर देना चाहिए, नहीं टाल देना चाहिए, फिर इग्नोर कर देना चाहिए, फिर अंडरस्टैंड करना चाहिए। तो इसका सही आंसर था ऑप्शन नंबर 4, अंडरस्टैंड करना चाहिए, यानी जो विविधता है उसे अध्यापिका को या अध्यापक को समझना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन था कि कक्षा में प्रभावशाली अधिगम के लिए डॉट वातावरण की संरचना करनी चाहिए बजाय के, यानी हमें कैसे वातावरण की का सृजन करना चाहिए। तो इसका सही आंसर था ऑप्शन नंबर 2, कक्षा में प्रभावशाली अधिगम के लिए सहयोगिक वातावरण की रचना करनी चाहिए बजाय कि प्रतिस्पर्धिक वातावरण के, यानी हमें कोलैबोरेटिव इन्वायरमेंट क्रिएट करना चाहिए लर्निंग के लिए, न कि कॉम्पिटिटिव इन्वायरमेंट। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस। आशा करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक एंड शेयर करें, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू, कीप सपोर्टिंग।